ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम फिटर थ्योरी का आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए पार्ट 6 जो है सॉल्व करने वाले हैं। इसमें जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिख रहे हैं, इसका आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए आपको विजिट करना होगा www.globaliti.org। आप इस वेबसाइट को अपने फ़ोन में ओपन कर लीजिएगा। जब आप फ़ोन में ओपन करोगे तो फ़ोन के राइट साइड कॉर्नर में ऐसे 3 लाइनें दिखाई देगी, आप इस पर क्लिक कर लेना। जब उस पर क्लिक करोगे तो आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें एक ऑप्शन हिंदी में कोर्स लिखा हुआ होगा। ठीक है, आपको कोर्स पर क्लिक करना है। फिर उसमें आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, फिटर थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ऐसे कई सारे ऑप्शन होंगे। आप अपना फिटर थ्योरी पे क्लिक कर लेना। ठीक है, जब फिटर थ्योरी पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई देगा, फिटर फर्स्ट ईयर और फिटर सेकेंड ईयर। तो आप फिटर फर्स्ट ईयर पे क्लिक करके नीचे को स्लाइड कीजिएगा। आपको आज का पीडीएफ प्लस इसके पहले के जो भी पीडीएफ अपलोड है बिल्कुल आसानी से वहाँ पे मिल जाएगा। और अदरवाइज आप जो दूसरे सब्जेक्ट वर्कशॉप कैलकुलेशन या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उनका भी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कोर्स पे जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, तो उस पर क्लिक करके उनका भी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। बाकी ये जो क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, इन सीरीज को देखने के लिए प्लस इसके पहले के भी काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए गए हैं, उनको देखने के लिए आपको यूट्यूब पे जाना होगा। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे ग्लोबल आईटीआई। ठीक है, जैसे ही आप यूट्यूब पे ग्लोबल आईटीआई सर्च करेंगे आपको चैनल दिखाई देगा, वहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा तो आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, होम, वीडियोज और प्लेलिस्ट। जो तीसरा ऑप्शन आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा प्लेलिस्ट का। आपको इसी पे क्लिक करना है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा फिटर थ्योरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट। आप वहाँ पे जाकर सारे क्वेश्चन, सारे वीडियो जो आज के हैं प्लस इसके पहले के देख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दे रखा है इस फाइल का नाम क्या, आपको फिगर दिखा रखा है और इस फाइल का नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी फाइल है? ये जो फाइल है आपकी स्पेशल फाइल के अंतर्गत आती है। ये जो होती है रेफलर फाइल। कौन सी? जहाँ पे ऑप्शन बी दे रखा है रेफलर फाइल। ये स्पेशल फाइल के अंतर्गत आती है, डाई सिंकर्स वगैरह बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक है, बाकी इसमें बैरेट फाइल भी है, जो पहला दे रखा है ये भी स्पेशल फाइल है। या कैसी होती है तो त्रिभुजाकार आकृति की होती है, जैसे ट्रायंगुलर फाइल होती थी ना, वैसे यह भी होती है हमारी बैरेट फाइल। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि जो हमारी ट्रायंगुलर फाइल होती थी उसमें तीनों फेस पर दांते कटे होते थे, और तीनों एंगल बराबर होता था। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। तीनों एंगल 60 डिग्री के होते थे और तीनों सरफेस पे दांते कटे होते थे। जबकि जो स्पेशल फाइल होती है हमारी बैरेट फाइल, इसमें जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है, यह भी त्रिभुजाकार आकृति की है, तो इसमें जो बड़ी वाली भुजा होती है या बड़ी सरफेस, सिर्फ इसी पर दांते कटे होते हैं। और इसका जो ऊपर वाला एंगल है यह 120 डिग्री का होता है। कितने का? 120 डिग्री। बाकी ये जो दोनों छोटे वाले एंगल हैं ये हमारे 30-30 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के? 30-30 डिग्री के। इसलिए बैरेट फाइल का यूज जो हम 60 डिग्री से कम स्लॉट को अगर हमें फाइलिंग करना है तो वहाँ पे इस बैरेट फाइल का यूज किया जाता है। ठीक है, क्रॉसिंग फाइल भी इसी तरह से आपकी स्पेशल फाइल है। मिल सा फाइल भी आपकी क्या है? स्पेशल फाइल है। मिल सा फाइल नाम में देखिए, मिल सा का मतलब आरी, हेक्सा कह देगा। अगर हेक्सा बोल रहा है तो लोहा काटने वाली आरी हो जाती है। ठीक है, और अगर सिर्फ सा बोल रहा है तो लकड़ी काटने वाली आरी। ठीक है, तो इसका मतलब मिल सा फाइल है तो इसका यूज किया जाता है जो लकड़ी काटने वाली आरी होती है, सा होती है, उसके दांतों को शार्प करने के लिए। तो ये सब स्पेशल फाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, इस वाइस का नाम क्या है? साइड में आपको फिगर दिखा रखा है। देखिए इस टाइप से है आपका, जैसे ड्रिल मशीन पे आपका चक वगैरह होता है उस टाइप का। इसमें पतली सी पिन वगैरह आप पकड़ सकते हो। तो देखने में लग रहा है कि छोटी सी वाइस है, आगे पतली पिन वगैरह पकड़ने के लिए जगह दिया हुआ है। तो ये कौन सी फाइल होगी? ये कौन सी वाइस होगी? यह जो है आपका पिन वाइस होगा। ठीक है, ये कौन सी वाइस है? पिन वाइस है। पाइप वाइस आपने देखा ही होगा, कुछ बड़ी टाइप से ऐसे बनी होती है, ऊपर इस टाइप से इसमें हैंडल वगैरह लगा होता है जिसको हम घुमा करके इस पर थ्रेड कटा होता है, और यहाँ पे जो आकृति होती है वो वी टाइप में बना होता है ताकि पाइप को इसमें पकड़ा जा सके। तो इस टाइप से होती है आपकी पाइप वाइस। ठीक है, हैंड वाइस भी आपने पीछे के वीडियोज में देखा होगा, उसमें दिखाया गया था। उसको हम हाथ के द्वारा यूज कर रहे थे, कुछ इस टाइप से बना हुआ था, नीचे ज्वाइंट था, ऊपर इस टाइप से था। ठीक है, और इसमें भी आर पर क्या था हमारा? ये फ्लाई नट लगा हुआ था जिसकी मदद से इसको हम टाइट कर रहे थे, लूज कर रहे थे। ठीक है, इस टाइप से हमारा क्या था? हैंड वाइस था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? एक ग्राइंडिंग मशीन को आपको नाम दे रखा है, पूछ रहा अगर हमें हैवी ड्यूटी करना है, भारी वर्क करना है, भारी वर्क किसकी ग्राइंडिंग करनी है, तो इनमें से कौन सी मशीन हम यूज करेंगे?
तो हैवी ड्यूटी वर्क के लिए जो हम यूज करते हैं वो पेडेस्टल ग्राइंडर होता है। ऑप्शन सी जो आपको दिख रहा है पेडेस्टल ग्राइंडर, या आपका जैसे पेडेस्टल फैन होता है ना, आपने देखा होगा पेडेस्टल फैन मतलब कौन सा फैन, एक टेबल फैन होता है जो छोटा होता है, उसको रखने के लिए हमें एक टेबल पे रखना पड़ता है, क्योंकि भाई नीचे जमीन पे तो रखोगे नहीं, आप चारपाई वगैरह पे सोओगे, आप तखत पे सोओगे, ठीक है, बेड पे सोओगे तो बेड ऊंचा हो गया, और अगर जो फैन है टेबल फैन वो छोटा होता है, उसे हम नीचे रख दो तो जमीन पे हवा देगा, तो वह आपको सही से हवा दे सके इसलिए हमने एक टेबल लगाते हैं, उसके ऊपर फैन रखते हैं, तो उसको टेबल फैन बोला जाता है। और एक फैन आता है जिसमें लंबी सी रॉड लगी होती है, वो पहले से ऊंचाई पे होता है, तो पेडेस्टल बोला जाता है कि पेडेस्टल फैन है। वैसे ही आपका ग्राइंडर भी है, पेडेस्टल ग्राइंडर मतलब ग्राइंडर ऐसा होगा कि हमें किसी मेज या किसी फाउंडेशन पे फिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ग्राइंडर ही उस बेस के साथ आता है ताकि आप खड़े होकर आराम से ऊंचाई पे ग्राइंडिंग कर सको। अगर छोटा ग्राइंडर होगा तो आप जमीन पे बैठ के तो ग्राइंडिंग करोगे नहीं, आप खड़े होकर ग्राइंडिंग करते हो, तो इसलिए उसके साथ पेडेस्टल ग्राइंडर, जैसे पेडेस्टल फैन होता है वैसे पेडेस्टल ग्राइंडर होता है। बेंच ग्राइंडर नाम में इसे बेंच पे लगाया जाता है, किसी मेज वगैरह पे, किसी बेंच पे, किसी फाउंडेशन पे लगाया जाता है बेंच ग्राइंडर। पोर्टेबल है, ये पोर्टेबल होगा, यहाँ थोड़ा गलत हो गया, पोर्टेबल मतलब जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान से ले जाया जा सके, वो हाथ से, जैसे आपकी पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन होती है, कहीं भी दीवार वगैरह में ड्रिल करना होता है, आप लेके गए गन की तरह होती है, उसे चलाते हो और ड्रिल हो जाता है। उसी तरह से हमारा पोर्टेबल ग्राइंडर भी होता है, छोटी सी मशीन होती है, आप हाथ में ले जा करके कहीं भी छोटे मोटे ग्राइंडिंग करना हो तो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है? इसको मैंने पीछे के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए थे उसमें मैंने बताया था, अगर किसी ने ध्यान से देखा रहा होगा तो उन्हें याद होगा कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। चेन ड्रिलिंग के बाद मैंने बताया था कि अगर कोई वर्कपीस है और उसमें पहले हम क्या करते हैं, ड्रिल कर लेते हैं। चेन ड्रिलिंग मतलब एक लाइन में ऐसे ड्रिल कर लिया जाएगा ड्रिल मशीन से। अब ड्रिल करने के बाद चेन ड्रिलिंग हो गई। चेन ड्रिलिंग मतलब यही, एक लाइन में हमने एक चेन में ड्रिल कर लिया तो चेन ड्रिलिंग बोलते हैं। अब इन दोनों जो ड्रिल किया गया है, छेद किया गया है, अब इनके बीच का मटेरियल हटा दिया जाए ताकि ये लंबे स्लॉट बन सके। तो इनके बीच के मटेरियल को हटाने के लिए कौन सा चीजल यूज होता है? तो मैंने बताया था वेब चीजल। वेब छेनी होती है, वो इसी टाइप से चौड़ाई में होती भी है, ठीक है, और इस पर फिर हैमर का चोट लगाते हैं और इनके बीच का मटेरियल एक ही बार में हट जाता है, तो वो होता है वेब चीजल। फ्लैट चीजल आप जानते हैं, नॉर्मल बड़ी सरफेस वगैरह की चिपिंग करने के लिए और नॉर्मल मेटल को काटने के लिए। क्रॉस कट चीजल जो है हमारा, यह ग्रुप्स वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है, कीवेज बनाने के लिए यूज किया जाता है। डायमंड पॉइंट जो चीजल है, मैंने बताया था कहीं पे भी अगर चौरस कोई मतलब हमारा कॉर्नर है, कॉर्नर पे हमें चौरस जगह बनानी है तो उसके लिए डायमंड पॉइंट चीजल यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लकड़ी का काम करने वाली आरी के दांतों को तेज करने के लिए, अभी थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था कि लकड़ी का अगर काम कर रहे हैं आप और वह आरी है और उसके दांतों को हमें शार्प करना है, तेज करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? तो उसके लिए हम यूज करते हैं, सा लगा होगा आपका मिल्सा फाइल। देखिए सा लगा हुआ ना, मैंने बताया था अगर हेक्सा लिखता है तो लोहे काटने वाली आरी, अगर सिर्फ सा लिख रहा है तो इसका मतलब लकड़ी काटने वाली आरी होती है। तो देखिए फाइल है, फाइल के साथ आपका सा लगा हुआ है, ठीक है, नीचे चला गया, यहां देखिए फाइल के साथ आपका सा लगा हुआ है, मिल सा फाइल। क्या आपका फाइल है और उसके साथ सा लगा हुआ है, मतलब लकड़ी वाली फाइल, लकड़ी के लिए यूज होगा। तो यह क्या होता है, जो लकड़ी वाली आरी होती है उसके दांतों को शार्प करने के लिए हम मिल सा फाइल यूज करते हैं। बैरेट फाइल का मैंने पीछे ही बता दिया, रेफलर फाइल आपने देखा ही था डाइस इंकिस के लिए। ये जो टिंकर फाइल है ना, और एक चीज और, मिल सा फाइल को क्रोचेट फाइल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? क्रोचेट फाइल के नाम से भी जाना जाता है। वैसे ही टिंकर फाइल को ब्लॉक फाइल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, टिंकर फाइल को ब्लॉक फाइल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका क्रोचेट फाइल। टिंकर फाइल क्या होता है? तो यह जो होती है एक ऐसे लंबी सी होती है आपकी आयताकार नुमा, इसके एक ही साइड दांते कटे होते हैं। इस फाइल के एक साइड दांते कटे होते हैं, दूसरा साइड प्लेन होता है और इसमें इस टाइप से होल बने होते हैं। जो जिस साइड प्लेन होता है उस साइड इसमें क्या होता है? हैंडल लगा होता है। क्या लगा होता है? हमारा हैंडल लगा होता है, ताकि इस फाइल को आसानी से चलाया जा सके, ठीक है। जैसे रंधा होता है ना, लकड़ी वाले जो दुकान पे होता है रंधा मारते हैं, ऊपर हैंडल लगा होता है, नीचे रंधा होता है ताकि वो कटाई कर सके। उसी तरह फाइल भी होती है। ये फाइल जो होती है आयताकार होती है, इसके एक ही साइड दांते कटे होते हैं, दूसरी साइड में हैंडल लगा होता है जिससे इसे आसानी से चलाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
हथौड़े का वजन को कहाँ दर्शाया जाता है? जो हमारे हैमर का वेट होता है कि भाई यह हैमर जो है इसका वजन कितना है, तो उसको हथौड़े के किस जगह पे दर्शाया जाता है? तो आप हैमर जानते होंगे, तो हैमर का जो चिक होता है, फेस, पिन, हाई, होल, चिक, ये 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। तो हैमर कुछ इस टाइप से होता है ना आपका, मान लीजिए बॉल पिन हैमर में बनाना चाहूँ तो ऊपर बॉल जैसा हो गया और साइड साइड में फिर आपका इस टाइप से होगा, ठीक है। और नीचे आपका क्या हो जाएगा, नीचे हमारा नॉर्मल फेस हो जाएगा, ये हो गया हैमर। और यहाँ पे क्या होता है, आई होल बना होता है जिसमें हैंडल को लगाते हैं। तो यह क्या हो गया आपका, यह होता है हमारा आई होल। ऊपर वाले हिस्से को पिन बोलते हैं, नीचे वाले को फेस बोलते हैं, और जो यह वाला हिस्सा है हमारा, ये क्या कहलाता है, चिक। और यहीं पे हमारा चिक पे ही, यहाँ पे मतलब जो हैमर का जो चिक है, इसी जगह पे हथौड़े के वजन को दर्शाया गया होता है कि हथौड़ा कितने वजन का है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, चिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण का मतलब वो क्लियरेंस एंगल की बात कर रहा है, अनुशासित कोण में कम है तो क्या प्रभाव होगा? जो उसका निकासी कोण है वह कम हो जाए, जो क्लियरेंस एंगल है, निकासी कोण का मतलब क्लियरेंस एंगल की बात कर रहा है, क्लियरेंस एंगल अगर वह कम हो जाता है तो क्या फर्क होगा? ऑप्शन को छोड़िए, मैं यहाँ पे थोड़ा फिगर बना के आपको बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपका क्या है, वर्क पीस है, यह हमारा है वर्क पीस, क्या है, वर्क पीस है। अब यहाँ पे हम चीजल लगा रखे हैं काटने के लिए, चीजल इस तरह से यहाँ पे होगी और यह क्या करेगी, कटाई करेगी, ठीक है। अब क्या होगा, चिप्स होगा, यहाँ से ऐसे बाहर को निकलेगा आपका, ऐसे चिप्स कट के जाएगा। तो जहाँ पे हमारी कटिंग पॉइंट कटाई कर रही है, यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, और जो चीजल का हमारा एक ही लाइन हो गया और एक ही हो गया, ठीक है। तो चीजल के परपेंडिकुलर लाइन और चीजल के बीच में ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं रेक एंगल। क्या बोलते हैं, रेक एंगल। चीजल का यह जो कटाई वाला एंगल है यह क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है कटिंग एंगल, कटिंग एंगल। और जो चीजल और वर्कपीस के बीच में यह जो डिस्टेंस बच रही है बीच में, यही होता है हमारा क्या, क्लियरेंस एंगल। क्या होता है, क्लियरेंस एंगल। अब ध्यान से सोचिए, अगर चीजल हमारी खड़ी है, मतलब क्लियरेंस एंगल अगर अधिक है तब तो ठीक है, चीजल वर्कपीस के अंदर घुसेगी, आप ठोकोगे और कटाई होगा। लेकिन ये कह रहा है कि जो निकास कोण है अनुशासित कोण से कम है, अनुशासित कोण में या अनुशासित कोण से कम है, मतलब जो इस चीजल का जो क्लियरेंस एंगल था यह कम हो गया। एंगल कब कम होगा, जब हमारी चीजल ऐसे नीचे को झुकेगी। जब चीजल नीचे को झुकेगी तो क्लियरेंस एंगल क्या होगा, क्लियरेंस एंगल का मान कम होगा। और अगर ये चीजल नीचे को झुक गई तो पता चले वर्कपीस को कटाई कर पाएगी, तो इस पर स्लिप कर जाएगी ना। कोई जॉब है आपका, ये होता है हमारा क्लियरेंस एंगल चीजल के बीच में और जॉब के बीच में। तो जैसे जैसे चीजल खड़ा होगा तो क्लियरेंस एंगल बढ़ेगा। अगर आप हैमर से चोट करते हो तो चीजल इसमें गहराई में घुसेगी, कटाई करेगी। लेकिन अगर क्लियरेंस एंगल मान लीजिए आपने ज़्यादा कम कर दिया तो ऐसे सीधा हो गया। अब इस पर आप क्या करोगे, अब यहाँ पे एंगल बहुत कम है, अब अगर इस पर आप चोट करोगे तो पता चलेगा अंदर घुसेगी नहीं जॉब में, और फिसल करके बाहर चली जाएगी। भाई एंगल कम हो जाएगा तो इस पर स्लिप करके बाहर आ जाएगी, कटाई नहीं करेगी। तो वही चीज़ है कि कटिंग एज घुस नहीं सकता और छेनी फिसल जाएगी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगर क्लियरेंस एंगल अनुशासित मतलब जितना होना चाहिए उससे भी कम हो गया है तो उस केस में क्या होगा, चीजल आपकी फिसल जाएगी और कटाई नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताइए। मतलब वह कौन सी प्रॉपर्टी है मेटल की जिसमें वह तन्यता बल या टेंशन, तनाव, मैंने बताया था टेंशन या तनाव बल का विरोध करता है। वह कौन सा प्रॉपर्टी है मेटल का जिसमें वह टेंशन या तन्यता बल है, टेंशन मतलब तनाव या तन्यता बल, उसका विरोध करता है। तो मैंने आपको बताया तो होती है टेनासिटी। जो टेनासिटी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, दृढ़ता भी बोलते हैं, दृढ़ता। इसमें क्या होता है कि जब हम उस पे किसी मेटल पे टेंशन फोर्स, तनाव फोर्स, तन्यता का बल लगाते हैं तो वह टूटती नहीं है और उसका विरोध करती है। फोर्स लगाने पे क्या करती है, उसको
वो टूटती नहीं है। क्यों नहीं टूटती है? क्योंकि वह उस फोर्स का विरोध करती है और खुद टूटती नहीं है, तो वो होता है टेनेसिटी। डक्टिलिटी आपको मालूम था, डक्टिलिटी का हिंदी तन्यता होता है। इसमें क्या होगा, तार तार के रूप में खींच जाता है। अगर किसी भी मेटल को हम तार के रूप में खींच सकते हैं, उसका तार बना सकते हैं, तो इसका मतलब उस मेटल में डक्टिलिटी का गुण है। डक्टिलिटी का गुण मेटल में होगा तभी उसका तार बनेगा। जिस मेटल में डक्टिलिटी का गुण नहीं है उसका तार नहीं बन सकता है। इलास्टिसिटी मैंने बताया था, आप फोर्स लगाओगे उसका शेप बदल जाएगा, जैसे ही फोर्स हटाओगे वो फिर पुराने वाले शेप में वापस आ जाएगा, तो इलास्टिसिटी है। मैलेबिलिटी, जिसे आप पीट पीट कर चादर के रूप में फैला सको, मैलेबिलिटी है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला कह रहा है यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। देखिए आपको दे रखा माइक्रोमीटर, इसके मैं सारे पार्ट के नाम बता देता हूं, आप ध्यान रखना। इसको बोलते हैं फ्रेम, कहीं कहीं पे यू फ्रेम भी बोल देता है, फ्रेम या यू फ्रेम। यह जो हिस्सा है आगे वाला, इसको बोला जाता है स्पिंडल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्पिंडल। यह जो यहाँ पे ब्लैक कलर का हिस्सा दिखा रखा है, यह है हमारा लॉक नट, जिसे लॉक किया जाता है, लॉक नट। यह वाला जो हिस्सा है थिम्बल के आगे, यह जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है जिसमें मेन स्केल बनी होती है, इसी पे मेन स्केल बनी होती है, उसको बोलते हैं बैरल, बैरल या स्लीव। ठीक है, जिसमें मेन स्केल बनी होती है। इसके बाद जो यह वाला हिस्सा है, ये जो हमारे भाग बने हुए इसमें 50 भाग होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? थिम्बल, उसको बोला जाता है थिम्बल। और जो लास्ट वाला हिस्सा है ये, इसको बोलते हैं रैचेट स्टॉप, रैचेट स्टॉप। ठीक है, तो ये पार्ट्स के नाम है। और जो इधर दे रखा था, जो हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा है, इसे क्या, तो इसको बोला जाता है एनविल। क्या बोलते हैं? एनविल। तो ये सारे पार्ट के नाम है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे हम, ऑप्शन ए आपका दे रखा है एनविल। ठीक है। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है, पूछ रहा है। जो अभी आपने माइक्रोमीटर देखा ना, वही आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर था, जो अभी हमने माइक्रोमीटर देखा था। तो उसके लिए एक्यूरेसी मतलब लिस्ट काउंट। एक्यूरेसी का मतलब क्या पूछ रहा है? लिस्ट काउंट पूछ रहा है। लिस्ट काउंट निकालने के लिए मैंने फार्मूला बताया था कि मेन स्केल के एक भाग का मान बटे थिम्बल पर कुल भागों की संख्या, थिम्बल पर कुल भागों की संख्या, इससे हम निकालते हैं। ठीक है, मेन स्केल के एक भाग का मान, तो दरअसल उस पर जो होता है एक भाग का मान, जो हम मीट्रिक, यहाँ पे बोला है ना मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर जो यूज करते हैं, उसमें जो स्पिंडल लगा होता है उस पर 0.5 mm वाली पिच का थ्रेड कटा होता है, तो इसलिए उसके एक भाग का मान कितना होता है? 0.5 mm होता है। कितना होता है? 0.5 mm। और थिम्बल पर जो भागों की संख्या होती है वो कितनी होती है? टोटल 50 होती है। टोटल कितने भाग होते हैं? थिम्बल पर कुल 50 भाग होते हैं। तो अब इससे हम भाग दे लेंगे 0.5/50, और यहाँ पे हो जाएगा 5/500। कैसे आया? दशमलव को खत्म करने के लिए हमने 10 का ऊपर और 10 का नीचे गुणा किया, तो ऊपर दशमलव हट गया, नीचे 500 हो गया। अब 5 से कट जाएगा, 100 हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। 2 जीरो है तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो 0.01 mm। तो ऑप्शन आप देख रहे होंगे, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, 0.01 mm। ठीक है, बाकी इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और आप टेलीग्राम पे ग्लोबल ITI जरूर सर्च कीजिए, वहाँ पे आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं सर व्हाट्सएप पे कहाँ जुड़े। व्हाट्सएप पे हमारा कोई ग्रुप नहीं, लेकिन आप टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे ग्लोबल ITI सर्च करके वहाँ चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। थैंक यू।